नमस्कार रेल साथियों। वेलफेयर इंस्पेक्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है और हम सॉल्व करने जा रहे हैं 8 सितंबर 2022 का वेलफेयर इंस्पेक्टर कोटा डिवीजन का ये पेपर है और कोटा WCR जोन के अंतर्गत आता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये 8/9/2022 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है और ये कंडक्ट हुआ था कोटा डिवीजन का है। ये कोटा डिवीजन का है और ये पेपर BR क्लासेज को शेयर किया था। श्री दामोदर जी गुजर ने ये पेपर BR क्लासेज को शेयर किया था। इसके अलावा 2 कैंडिडेट और हैं, नाम तो मुझे शायद उनका याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी ये शेयर किया था। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने ये वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो कोटा डिवीजन का था वो BR क्लासेज को शेयर किया। उसके लिए आप BR क्लासेज आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती है। इसका जो राजभाषा का जो वीडियो था, राजभाषा का 10% का वीडियो था, वो अपन ने फर्स्ट में ही वीडियो रिले कर दिया था, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। अब यहाँ प्रश्न 1 से हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न नंबर 1 नंबर से हमें देखेंगे। पहला जो प्रश्न इन्होंने जो पहला प्रश्न लिया है वो प्रश्न है, विच एजेंसी डेवलप्ड HRMS सॉफ्टवेयर ऑफ इंडियन रेलवेज। तो किस एजेंसी ने भारतीय रेलवे का HRMS सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो सबसे पहले तो आपको ये HRMS की फुल फॉर्म आनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, आप लोगों को आना चाहिए। किस एजेंसी ने भारतीय रेलवे को HRMS सॉफ्टवेयर विकसित किया था? तो यहाँ पे जो दे रखा है ऑप्शन में NIC, रेलटेल, TCS, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ जो अपन आंसर चूज करेंगे वो ऑप्शन डी करेंगे, क्योंकि ये क्रिश ने किया था, ये क्रिश का डेवलप किया हुआ है, ये क्रिश का डेवलप किया हुआ है। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, 4 का यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आपकी 2 फुल फॉर्म तो यही इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्रिस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और कई बार HRMS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ये दोनों फुल फॉर्म भी आपको, इनके एब्रेसिव भी आपको याद रहनी चाहिए। दोनों 2 प्रश्न ये कई बार पूछे गए हैं। CRI क्रिस है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और HRMS है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, MS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, विच इंटरनल एजेंसी डील्स विथ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एम्प्लॉइज एट वर्किंग प्लेस। कौन सी आंतरिक एजेंसी कार्यस्थल में कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न मामलों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो कंडक्ट रूल यूज किया जाता है वो रूल 3rd C होता है, 3rd C होता है। और यहाँ पे इन्होंने कमेटी जो एजेंसी है उसके बारे में पूछा है। तो एजेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे है एजेंसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये आंतरिक शिकायत समिति, ये आपके सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एम्प्लॉइज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, विच कंडक्ट रूल प्रोहिबिट्स क्रिटिज्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा नियम सरकार की आलोचना पर प्रतिबंध लगाता है?
तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर 9 है वो ये कंडक्ट रूल से संबंधित प्रश्न है। आपके जो रेलवे के रेल सर्विस कंडक्ट जो रूल है, रेल सर्विस कंडक्ट जो रूल है 1966 उसका जो ये रूल 17 है वो सरकार की आलोचना पर प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं करेगा। तो ये रूल नंबर 9 है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रूल 15 की हम बात करें तो रूल 15 है जो निजी व्यापार और नौकरी के लिए प्रतिबंध है कि कोई भी रेल कर्मचारी सरकारी नौकरी में रहते हुए निजी व्यापार या कोई दूसरी नौकरी नहीं करेगा। रोल नंबर जो 5 है वो राजनीति में भाग नहीं लेने से है। और रोल नंबर 3 में आप जानते हैं इसमें 3 आते हैं, ए और बी और सी। जो थर्ड सी है वो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एम्प्लॉय से है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका रोल 9 है वो यहाँ सरकार की आलोचना पर संबंधित आ जाएगा। तो रूल जो सी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो रेल सेवा रेल सर्विस कंडक्ट रूल है वो आपको सारे याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। जो रूल नंबर 23 है वो छुआछूत से संबंधित है। और रूल नंबर हम 17 की बात करें तो वो दिवालियापन या आतंक कर्मचारी से है। रूल नंबर 7 की बात करें तो वो प्रदर्शन से संबंधित है। रूल नंबर 6 की बात करें तो वो रेल सेवक द्वारा संघ या संगठन में शामिल होने से है। रूल नंबर 4 की बात करें तो किसी कंपनी या फर्म में रेलवे के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार पर प्रतिबंध से है। रूल नंबर 12 की बात करें तो वो अंशदान से है। रूल नंबर 20 की बात करें तो विभागीय अन्य प्रभाव का उपयोग से है। रूल नंबर 21 की बात करें तो विवाह के संबंध में प्रतिबंध है। 10 की बात करें तो किसी जांच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने से है। रूल नंबर 8 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, प्रेस मीडिया अखबार टीवी से संबंधित है। रूल नंबर 14 है जो रेल कर्मचारी के सम्मान से संबंधित है। रूल नंबर जो 11 है वो आरटीआई से रिलेटेड है। रूल नंबर 2 में सरकार की परिभाषा बताई गई है। जो रूल 13 है वो 2 है, 13 है और एक 13 ए है। तो 13 के अंदर उपहार लेने व देने से वर्जित है और 13 ए है जो आपके दहेज से संबंधित है। रूल नंबर 18 भी 2 है, 18 है और 18 ए है। तो 18 में आपको चल संपत्ति के बारे में उल्लेख से है और 18 ए में अचल संपत्ति खरीदने से संबंधित है। रूल नंबर 22 भी 2 हैं, रूल नंबर 22 है और रोल नंबर 22 ए है। ए के अंतर्गत आपके कारखाने में 14 साल से कम बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध है। तो रूल 22 की बात करें तो रनिंग स्टाफ के लिए 8 घंटे पर ड्यूटी से जाने से पहले किसी प्रकार का नशा पता नहीं करे, अल्कोहल नहीं ले, नस्ली दवाइयाँ नहीं ले, चरस गांजा इनका यूज नहीं करे। तो इससे संबंधित है। और जो रूल थर्ड सी है वो बहुत इम्पोर्टेंट आप जानते ही हैं, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से है। इसके अलावा हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में आपका 15 ए है जो क्वार्टरों के सबलेट से यानी क्वार्टरों के दुरुपयोग से संबंधित है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 15 है जो आपका निजी व्यापार एवं नौकरी से है। तो मैंने ये करीब करीब सारे ही बता दिया, आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि इससे संबंधित 1-2 प्रश्न जरूर इस पेपर में शामिल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विच स्टाफ डज नॉट कम अंडर द प्रू ऑफ HOER। HOER यहाँ हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन होता है 2005, ये संशोधित हुआ था 2005 में। तो कौन सा कर्मचारी HOER के दायरे में नहीं आता है? तो यहाँ HOER के दायरे में आपका जो रनिंग स्टाफ है वो HOER के दायरे में आता है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी आपके HOER के दायरे में आता है। यहाँ जो अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु है, ये HOER के दायरे में नहीं आता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। व्हाट डू पी एंड सी मीन इन HOER। HOER में पी और सी का क्या अर्थ है? यहाँ कई बार HOER की फुल फॉर्म पूछी गई है और इसका संशोधित वर्ष पूछा गया है। तो HOER की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है HOURS, हाउस ऑफ एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन होता है। और ये संशोधित बात करें तो ये 2005 में संशोधित हुआ था। तो यहाँ पी और सी का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पी और सी का अर्थ आपके पी से आपका जो अर्थ होगा वो प्रीपैरेटरी होगा, और सी से जो अर्थ बनेगा वो कंपलमेंट्री बनेगा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 6 की बात करें, हाउ मेनी हावर्स ऑफ ए हेडक्वार्टर रेस्ट इज रनिंग स्टाफ एंटाइटल टू आफ्टर लेस देन 8 hours ऑफ रनिंग ड्यूटी इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में 8 घंटे से कम रनिंग ड्यूटी के बाद रनिंग स्टाफ कितने घंटों के मुख्यालय विश्राम के लिए पात्र है। तो यहाँ दे रखा है 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो 6 में आपका डी आंसर बनेगा, यानी कि 16 घंटे। कंफ्यूज नहीं हो इसमें, ये राइट उत्तर है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं हो। पहले ये 12 घंटे का था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, वर्तमान में 16 घंटे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट डज एफजेए स्टैंड फॉर इन एचओईआर, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। एफजे का यहाँ फुल फॉर्म पूछा है कि एफजे से क्या मतलब है। तो एफजे से जो यहाँ मतलब है वो है फैक्चुअल, जैसे जॉब, ए से एनालिसिस, ए फॉर एनालिसिस। तो फैक्चुअल जॉब एनालिसिस यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 8 है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विच इज नॉट ट्रू फॉर एमएससीपी स्कीम, एमएससीपी योजना के लिए जो सही नहीं है। एमएससीपी योजना के लिए कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसमें जो पहला ए ऑप्शन में दो दे रखा है, इट इज गिवन इन ग्रेड पे हायरार्ची, यानी ये ग्रेड पे पदानुक्रम में दिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये पदानुक्रम में दिया जाता है। दूसरा जो इसमें दिया है वो दिया है मैक्सिमम 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी कैन बी गिवन, एमएससीपी के तहत अधिकतम 3 वित्तीय उन्नयन दिए जा सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो इसमें दिया है सी ऑप्शन, करंट बेंचमार्किंग फॉर एमएससीपी इज वेरी गुड, बेंचमार्किंग इसकी वेरी गुड है, बहुत अच्छी है, तो ये भी यहाँ करेक्ट है। तो यहाँ तीनों यहाँ सही है। तो यहाँ जो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, पहला भी यहाँ ओके है, तीसरा भी ओके है, तीसरा भी सही है, तीनों सही है। प्रश्न में ये पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये तो तीनों ही सही है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन बनेगा, नॉन ऑफ द अबव, यहाँ आपका डी ऑप्शन बनेगा, यहाँ आंसर डी बनेगा। अब ये क्यों सही है इसका मैं रीजन बताता हूँ। इन्होंने कहा कि ये ग्रेड पे पदानुक्रम में दिया जाता है, बिल्कुल सही है, पदानुक्रम में दिया जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी, पहले बात तो एमएससीपी की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये आपके 1/9/2008 को रेलवे में आई थी। उस समय ये जो बेंच, इन्होंने जो तीसरा पॉइंट दिया है एमएससीपी इज वेरी गुड, तो उस समय इसका ये वेरी गुड नहीं था बेंचमार्किंग, उस समय इसका ये वेरी गुड नहीं था। ये इन्होंने वेरी गुड का जो बेंचमार्किंग दिया है, ये जो वेरी गुड का बेंचमार्किंग दिया है, ये दिया है इन्होंने 25 जुलाई 2016 को दिया है, इन्होंने 25 जुलाई 2016 को दिया है। यानी कि जिसकी एपीआर एनुअल
परफॉर्मेंस एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, और ये आपके कन्वर्ट हुई थी 1/9/2008 को, 1/9/2008 को कन्वर्ट हुई थी। पहले ये आपके ACR थी। तो अब ये पहले ACR थी, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि 25 जुलाई 2016 से इसको वेरी गुड का बेंचमार्क दे दिया, तो ये भी सही है। अब इसमें MACP के तहत अधिकतम 3 वित्तीय अनुमान दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। यहाँ जो फाइनेंशियल फायदा दिया जाता है 3 दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? यदि प्रमोशन नहीं होता है तो हर 10 साल पे अगला ग्रेड दे दिया जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी 1900 ग्रेड पे आया, तो उसके बाद वो 2000 पे जाएगा 10 साल के बाद, अगर प्रमोशन नहीं होता है। फिर वो 2400 पे जाएगा, 2400 के बाद वो 2800 पे जाएगा। तो ये बिल्कुल क्रमानुसार ये ग्रेड पे 10-10 साल के अंतर पे दिए जाते हैं, और ये 3 वित्तीय लाभ इसमें दिए जाते हैं। इसमें पद चेंज नहीं होता है, केवल ग्रेड पे दिया जाता है। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन में आए और आपको जेई बना दिया जाएगा, या आप जेई में आए और आपको ग्रुप बी अधिकारी बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो तीनों पॉइंट दिए हैं, ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा 10 में जो आपका आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। और कई बार इसकी MACP की फुल फॉर्म पूछी गई है परीक्षाओं में, तो MACP की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है। और ये 6 पे कमीशन की उपज था, क्योंकि 1/9/2008 को उस समय 6 पे कमीशन लागू था। उसके बाद जब आपको ये वेरी गुड बेंचमार्क का 25 जुलाई 2016 इसमें जब किया गया, तो 25 जुलाई 2016 को जब यहाँ किया गया, तो उस समय 1 जनवरी 2016 से आपका 7 पे कमीशन लग गया था। तो ये चीज आप यहाँ ध्यान रखें। तो 8 नंबर के जो प्रश्न है उसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, प्रेजेंटली हु इज द ऑथोरिटी टू चार्ज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी रोस्टर अंडर HOER। देखो साथियों, HOER से यहाँ जो HOER टॉपिक है उससे यहाँ बहुत प्रश्न बनते हैं। तो HOER जो टॉपिक है वो आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना जरूरी है। उसके अलावा आपका डिसिप्लिन एंड अपील रूल है, वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा रेलवे कंडक्ट रूल हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी आपको याद होने चाहिए। जो आपका छुट्टियों से संबंधित टॉपिक है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजभाषा है जो 10% आता है, वो तो आपका क्लियर होना ही होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रोल रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि HOER से संबंधित यहाँ काफी प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये टॉपिक है HOER, आप अच्छी तरह से पढ़ें, इसको अच्छी तरह से तैयार करें। छोटा सा टॉपिक है, 7-8 प्रश्न तक पेपर में इसके देखे गए हैं, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें। तो यहाँ पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा गया वर्तमान में HOER के तहत ड्यूटी रोस्टर के वर्गीकरण को बदलने का अधिकार किसे है? तो यहाँ जो बदलने का अधिकार है वो आपके PCPO साहब को है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी। यह हो गया PCPO साहब। तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 10 है, विच इज फॉल्स अबाउट आई पास। आई पास के बारे में क्या गलत है? तो आई पास की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। एंड बीच में आएगा यहाँ अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपके आई पास की फुल फॉर्म होती है। तो इसके बारे में क्या गलत है? तो यहाँ फुल इसकी जो फुल फॉर्म होती है, मैं एक बार यहाँ आपको इंडिकेट कर देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म होती है INTEGRATED, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग
डबल सी है साथ में, ये अकाउंटिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब आईपीएस का मतलब इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेरोल प्लेटफॉर्म ये भी गलत हो जाएगा, ये क्या लिखा है, और एकल डाटाबेस ये भी गलत हो जाएगा। ये क्रिश प्रोडक्ट ये भी गलत हो जाएगा। क्रिश प्रोडक्ट आपके HRMS है, जो कि पहला प्रश्न था पेपर में। नॉन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वो डी आंसर बनेगा, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका जो राइट है वो ये बनता है जो मैंने आपको ऊपर बताया, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, ये इसका राइट बनता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 10 में डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11 है, एट व्हाट रेट डू एम्प्लॉइज रिक्रूटेड अंडर persons with benchmark disabilities quota eligible for transportation allowance। ये जो डिसेबिलिटीज कोटा की बात कर रहा है, बेंचमार्क विकलांगता कोटा के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारी किस दर पर परिवहन भत्ते के लिए पात्र हैं? तो वो 2 गुना के लिए पात्र हैं। विकलांग यानी बेंचमार्क विकलांगता कोटा के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारी किस दर पर परिवर्तन भत्ते के लिए पात्र हैं? तो वो 2 गुना, यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, 1-2, व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग असाइनिंग अल्टरनेट पोस्ट टू मेडिकल डिकेटराइज्ड रेलवे एम्प्लॉइज। चिकित्सा विकोटीकृत रेलवे कर्मचारियों को वैकल्पिक पद देने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? दे आर ऑलवेज अब्सोर्बेड एट बॉटम सीनियरिटी इन रिक्रूटमेंट ग्रेड। वे हमेशा भर्ती ग्रेड में सबसे निचली वरिष्ठता में समाहित होते हैं। बिल्कुल, यही आपका जो ऑप्शन ए है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दे आर ऑलवेज एब्सोर्बेड टू एट बॉटम सीनियरिटी इन रिक्रूटमेंट एज। वे हमेशा भर्ती ग्रेड में सबसे निचली वरिष्ठता में समाहित होते हैं। तो आपका यहाँ 12 में पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू विच परमानेंटली डिसेबल्ड सन ऑफ ए डिकीज्ड रेलवे पेंशनर कैन गेट फैमिली पेंशन। मृत रेलवे पेंशनर के स्थायी रूप में अक्षम बेटे को पारिवारिक पेंशन किस अधिकतम आयु तक मिल सकती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आजीवन, लाइफ लॉन्ग, आजीवन उसको पेंशन मिल सकती है। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, हु इज एलिजिबल फॉर ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में ब्रीच ऑफ रेस्ट भत्ता के लिए कौन पात्र है? तो यहाँ पर जो रनिंग स्टाफ होता है वो ब्रीच ऑफ रेस्ट भत्ता के लिए पात्र होता है। रनिंग स्टाफ पात्र होता है। तो ये बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू ओनली वन प्रिविलेज पास अप टू द एंड ऑफ रेलवे सर्विस। यानी गैर राजपत्रित में कौन आ जाते हैं? सी एंड डी रेलवे कर्मचारी की सेवा होने तक केवल एक सुविधा पास पाने का पात्र है। तो हम ये सभी जानते हैं कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं उनको 5 साल तक रेलवे में 5 साल तक एक पास मिलता है और 5 साल की सेवा के बाद 3 पास मिलते हैं। 5 साल की सेवा के बाद 3 पास मिलते हैं और 1 से 5 तक 1 पास मिलते हैं, 1 सेट। और 5 साल पूरे होते ही 5 साल की सर्विस के बाद 3 सेट मिलते हैं। ये किसके लिए लागू है? ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, प्रेजेंटली हु इज द डेलिकेटेड अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग कंपनसेशन एंड अपॉइंटमेंट इन मिनिस्ट्रियली कैडर फॉर पीरियोडिक 1 केसेज इन इंडियन रेलवेज। वर्तमान में भारतीय रेलवे के मिनिस्ट्रियल कैडर में प्राथमिकता 1 मामलों में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए प्रत्यायोजित प्राधिकारी कौन है? तो वो आपके DRM साहब हैं। ऑप्शन बी यहाँ आपका
करेक्ट हो जाएगा। क्लेरिकल में ये महाप्रबंधक हो जाएंगे जीएम साहब, ये क्लेरिकल के लिए है, ये क्लेरिकल के लिए है। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 है, व्हाट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर कंसिडरेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में चयन हेतु विकलांगता का कितना न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपके 40% हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें साथियों, विच स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय आरटीआई एक्ट 2005। कौन से राज्य में आरटीआई एक्ट 2005 लागू नहीं है। तो ये पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब यहाँ भी आरटीआई एक्ट लागू कर दिया गया है। तमिलनाडु में भी आरटीआई एक्ट है, गोवा में भी आरटीआई एक्ट है, तो यहाँ लागू नहीं है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 18 में डी, क्योंकि इनमें सब में आरटीआई एक्ट लागू है। ये जो आरटीआई है साथियों, इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में ये लागू हुआ था। और ये संसद में आपके उसी साल 15 जून 2005 को संसद में पास हो गया था। आरटीआई एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी साथियों। आरटीआई एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी कि भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय में हैं, उनमें भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सके, और जो पब्लिक के कार्य हैं, जनता के कार्य हैं, वो तय सीमा पर हो सके, उनका एक निश्चित पीरियड हो कि इतने समय में ये काम हो जाना चाहिए। तो उसका एक टाइम टेबल निर्धारित किया गया, और प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आए, इसलिए एक ऐसे एक्ट की जरूरत पड़ी जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सके, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार मुक्त कर सके, सरकारी कार्यालयों में जनता के काम समय पर पूरे हों, और सरकारी दफ्तरों में कार्य में पारदर्शिता आए। तो ऐसे एक्ट के लिए आरटीआई एक्ट लाया गया। ये एक्ट आपके 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो बाद में 2019 से ये जम्मू कश्मीर में भी अब लागू हो गया है। तो यह आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। तो ये था आरटीआई एक्ट से प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था। और जो आरटीआई एक्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हैं, उसके जवाब देने का जो समय होता है वो 30 दिन का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में या किसी जीवन से जुड़े मुद्दों में या इमरजेंसी के लिए आपको 48 घंटे के अंतर्गत भी जवाब मिल सकता है। 48 घंटे का मतलब 2 दिन के अंदर भी आपको जवाब मिल सकता है। तो यहाँ आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करें, प्रश्न नंबर 19 है, प्रेजेंटली एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर चार्जमैन, जिसको रेलवे में चार्जमैन भी बोला जाता है, जूनियर इंजीनियर। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर वर्किंग इन डिवीजन इज एक्सेप्टेड बाय। वर्तमान में मंडल में, डिवीजन में कार्यरत जूनियर इंजीनियर की एपीआर किसके द्वारा स्वीकार की जाती है। तो यहाँ डिवीजन की बात हो रही है साथियों। डिवीजन में आपके सीनियर डीएन, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, ऑप्शन ए, इसके द्वारा स्वीकार की जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एलडीसी कोटा इन ग्रुप बी सिलेक्शन इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में ग्रुप बी चयन में एलडीसी कोटा का प्रतिशत कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारतीय रेलवे में ग्रुप बी चयन में एलडीसी कोटा का प्रतिशत कितना है। तो ये जो ग्रुप बी है, कई बार इसके बारे में और पूछा जाता है कि जो अपने ये 4 ग्रुप हैं, ए, बी, सी और डी, तो इनमें से डायरेक्ट भर्ती कौन से ग्रुप में नहीं की जाती है।
तो इसका राइट आंसर है ग्रुप बी में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। कई बार ये प्रश्न खूब पूछा गया है। भारतीय रेलवे में ग्रुप बी चयन में एलडीसी कोटा का प्रतिशत कितना है? तो एलडीसी कोटा का जो प्रतिशत है वो है आपके 30%, वो है आपके 30% है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करें, विच फॉरेन एजेंसी इज कोलैबोरेटिंग विच इंडिया इज डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट हाई स्पीड रेलवेज लाइन इन इंडिया। भारत में पहली हाई स्पीड रेलवे लाइन के विकास में कौन सी विदेशी एजेंसी भारत के साथ सहयोग कर रही है? तो ये जो JICA है, ऑप्शन जो डी है आपके, ये एजेंसी है और ये इस मामले में सहयोग कर रही है। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके JICA। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जापान इंटरनेशनल ऑपरेशन एजेंसी। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, विच पोस्ट कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सक्लूडेड इन HOER। HOER के तहत कौन सा पद वर्जित श्रेणी में आता है? एक्सक्लूडेड के लिए पूछा गया है। ये 4 प्रकार होते हैं HOER के, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, इसमें आपका इंटेंसिव, कंटिन्यूस, एक्सक्लूडेड और EI होता है। तो एक्सक्लूडेड के लिए पूछा है। तो एक्सक्लूडेड में जो ये सुपरवाइजर होते हैं, पर्यवेक्षक सुपरवाइजर होते हैं, ये एक्सक्लूडेड में आते हैं। तो ये 22 में आपका सी हो जाएगा। सुपरवाइजर में आप JE व SSC को ले सकते हैं, JE व SSC को ले सकते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन आर नॉट एप्लीकेबल इन। आरक्षण के प्रावधान में लागू नहीं होते हैं, आरक्षण के प्रावधान में लागू नहीं होते हैं। तो सलेक्शन चयन आरक्षण के प्रावधान में लागू है, सुटेबिलिटी उपयोगिता ये भी लागू है, रिस्ट्रेचिंग पुनर्गठन ये भी लागू है। यहाँ जो MACP है वो आरक्षण में प्रावधान में लागू नहीं होता है। MACP के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, इससे ऊपर प्रश्न भी आ चुका। MACP यही है, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। इसमें क्या होता है कि किसी जब कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है तो उसकी जो सर्विस है उसमें हर 10-10 साल के अंतर पर, हर 10-10 साल के अंतर पर उसको अगला ग्रेड दे दिया जाता है। तो 3 बार उसको वित्तीय लाभ मिलता है ग्रेड का। और इसके लिए आजकल APR को वेरी गुड बेंचमार्क कर दिया गया है, जो कि आप सभी जानते होंगे 25 जुलाई 2016 से इसका किया गया है। इसमें होता क्या है, इसमें पद चेंज नहीं होता है, केवल फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है जो पूरी सर्विस काल में 10-10 साल के अंतर पर दिया जाता है। तो पूरी सर्विस काल में ये 3 वित्तीय लाभ, इसमें 3 फाइनेंशियल प्रॉफिट, 3 वित्तीय लाभ इसमें दिए जाते हैं। तो ये तो इतना तो आप सब इसके बारे में जानते होंगे। और 25 जुलाई 2016 के बाद इसमें APR का वेरी गुड होना जरूरी है। और ये MACP है जो आपके 6ठे पे कमीशन में आई थी, उस समय 1/9/2008 को ये आई थी, तो उस समय 6ठा पे कमीशन था। तो चलिए 24 में चलते हैं। हु बिलोंग टू DSCP स्कीम। DSCP स्कीम क्या है? यहाँ DSCP स्कीम के बारे में पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में। तो फर्स्ट में ऑप्शन में यहाँ जो दे रखा है वो दे रखा है रेलवे पुलिस फोर्स, दूसरा दे रखा है आपके यहाँ रेलवे डॉक्टर्स, और तीसरा दे रखा है आपके यहाँ
ऑडिट ऑफिसर, और चौथे में दे रखा है नॉन ऑफ दिस। तो ये रेलवे डॉक्टर्स के लिए है डीएससीपी। डीएससीपी यानी कि अपन बात करें डीएससीपी पर, तो ये रेलवे डॉक्टर्स के लिए है। डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, डीएससीपी। ये स्कीम की बात करें तो ये स्कीम फॉर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस। तो ये डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है, ये आपके रेलवे मेडिकल डॉक्टरों के लिए है, यानी रेलवे डॉक्टर्स के लिए है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और डीएससीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और रेलवे डॉक्टरों से संबंधित है ये। तो यहाँ चॉइस में ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, प्रेजेंटली हु इज द डेलीगेटेड अथॉरिटी टू चेंज डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय। वर्तमान में रेलवे कर्मचारी की जन्म तिथि बदलने के लिए प्रत्याशित प्राधिकारी कौन है। तो बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है। तो ये पीसीपीओ साहब हैं, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। कई बार पीसीपीओ साहब का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आप जिस भी जोन में हैं, जिस डिवीजन जिस जोन में है, तो वहाँ के पीसीपीओ साहब कौन है, तो ये वहाँ के पीसीपीओ साहब का भी नाम आपको याद होना चाहिए। ये कोटा डिवीजन का पेपर है। तो कोटा डिवीजन WCR वाले बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वहाँ के पीसीपीओ साहब का क्या नाम है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में पीसीपीओ साहब का नाम बताएं। यहाँ पे जो आंसर है वो अपन सी ऑप्शन ले लेंगे, पीसीपीओ साहब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, विच इज आर एसोसिएट विथ रिस्ट्रिचिंग इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में रिस्ट्रिचिंग से क्या संबंधित है। तो स्वित्तीय, सेल्फ फाइनेंसिंग, एक्सपेंडिचर नेचुरलिटी या तटस्थता, और सराउंडिंग लोअर ग्रेड पोस्ट, निचले ग्रेड के पदों का समर्पण, ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आ जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी है जो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे में रात्रि ड्यूटी के बीच मानी जाती है। तो रात्रि ड्यूटी रेलवे में आपके रात के 10 बजे से PM, रात के 10 बजे से सुबह 6 AM, सुबह के रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक नाइट ड्यूटी मानी जाती है। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है, 22 बजे से सुबह 6 बजे तक, जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, ई ऑफिस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय। ई ऑफिस एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो ई ऑफिस एप्लीकेशन है ये NIC के द्वारा विकसित किया गया है। NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC के द्वारा ये ई ऑफिस एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर ई ऑफिस एप्लीकेशन इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में ई ऑफिस एप्लीकेशन के लिए क्या सही नहीं है। इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट आधारित, DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, DSC की आवश्यकता, निक ईमेल्स इज रिक्वायर्ड, NIC ईमेल की आवश्यकता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, इंटरनेट आधारित। ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, व्हाट डज DSC इन ई ऑफिस स्टैंड फॉर। तो ये आपके डी से डिजिटल, एस से एस फॉर सिग्नेचर, और C फॉर सर्टिफिकेट यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ई ऑफिस में DSC क्या है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है,
व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी ऑफ टिकट चेकिंग कम कॉमर्शियल क्लर्क इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में टिकट जांच सह वाणिज्यिक क्लर्क की चिकित्सा श्रेणी क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। तो ये B2 है, ये आपके सह वाणिज्यिक क्लर्क की चिकित्सा श्रेणी है B2। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच वन इज आर ट्रू फॉर HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम? और ये क्रिस का प्रोडक्ट है, क्रिस ने इसको डेवलप किया था, क्रिस ने इसको डेवलप किया था, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके बारे में क्या पूछा है देखते हैं। HRMS के लिए कौन सा सही है? पेपरलेस वर्किंग, केस का तेज मूवमेंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पेपरलेस वर्किंग, ईस्ट मूवमेंट ऑफ केस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी आंसर यहाँ हम ले लेंगे। उसके बाद हम 33 की बात करें, विच वन इज फॉल्स फॉर ए यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड इन इंडियन रेलवे? यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, ये फुल फॉर्म होती है उम्मीद की, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड। तो भारतीय रेलवे में उम्मीद के लिए कौन सा गलत है? स्मार्ट मेडिकल कार्ड, स्मार्ट मेडिकल कार्ड है बिल्कुल राइट। QR कोड से जानकारी राइट। परिवार का संयुक्त मेडिकल कार्ड, कंबाइंड मेडिकल कार्ड ऑफ फैमिली, ये यहाँ गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन हम ले लेंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। 34 से फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे, 33, 33 और 34। इस हिसाब से आपके ये शो हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए आप हमारा यूट्यूब चैनल और करते रहिए तैयारी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय रेलवे।